हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो मैं पहले ही सभी से माफी मांग लेता हूँ क्योंकि आज के दिन सिर्फ आपको एक ही एपिसोड देखने के लिए मिलेगा। कुछ काम की वजह से मैं नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई होप आप लोग समझोगे। एंड अब चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं मूरे को, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अच्छा तो ये तुम्हारी स्ट्रेटजी थी। जिसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है। वैसे भी तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा वीगन अटैक्स किए थे, जिसकी वजह से मुझे तुमसे भी यही उम्मीद थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पास्ट में, जहाँ पर अपने फ्रांसिस की तरफ काफी सारे ग्रेनेड्स आ रहे होते हैं और वो उन्हें देखने के बाद यहाँ पर बोलता है, जैसा कि मैंने इस बास्टर्ड से एक्सपेक्ट किया था। लेकिन वहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले ही फ्रांसिस स्पीड फ्लैश का यूज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मूरे को सिर्फ दिखता है वहाँ पर एक काफी खतरनाक वाला अटैक। एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस स्ट्रेटजी बताता है, ये रेनबो माउंटेन का मिलिट्री बेस है, जिस वजह से तुमसे ज्यादा अच्छे से मुझे यहाँ के टेरेंस के बारे में पता है और एक बैटल के अंदर सब कुछ करना फेयर होता है और ये बात तो तू मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानता होगा। लेकिन वहीं पर उसके बाद हम देखते हैं मूरे को, जो कि इन सब बातों को सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। बढ़िया छोटे, वैसे भी इसने हमारे प्लान को खराब कर दिया है। आखिरकार ये क्या मुसीबत है, बट अब चाहे कुछ भी हो जाए इसे अब यहीं पर मारना होगा, वरना ये आगे चलकर काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और सेम यही बात अपना फ्रांसिस भी रिपीट करता है। चलो अब टाइम आ चुका है इस सब को खत्म करने का। लेकिन तभी वापस से मूरे अपनी एक और घिनौनी चाल चलता है। नहीं रुको फ्रांसिस हैवलेट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एंड इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर मूरे अपनी बात को कंटिन्यू करता है। फ्रांसिस हैवलेट, तुम काफी ज्यादा ही ब्रिलियंट एंड पावरफुल पर्सन हो, जो भी आज तक मैंने देखा है उन सभी में से, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर मूरे फैमिली को ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड अब जो कुछ भी हो गया वो हो गया, चलो सारे पास्ट को भूल जाते हैं। और वैसे भी तुम तो युवान के काफी ज्यादा क्लोज हो ना। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस भी युवान के बारे में सोचने लगता है। और हाँ, अगर तुम हमारी मूरे फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम युवान के वर्थ इट तो बन ही जाओगे, वरना हमारी मूरे फैमिली कभी भी एक ऐसे बंदे को अप्रूव नहीं करेगी जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड ना हो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि हंसते हुए बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कल ही पैदा हुआ दिखता हूँ? क्योंकि वैसे भी जो युवान है वो मूरे फैमिली के अंदर तुम्हारी दुश्मन है, तो जिस वजह से तुम मुझे बेवकूफ बनाने का ट्राई मत करो। और साथ ही साथ तुम अपने लिए भी टाइम सेव करके क्या करोगे। चलो मैं इसे खत्म कर ही देता हूँ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। एंड अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की होशियारी को देखकर मूरे बोलता है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी जब हम बात कर रहे थे तो मैं काफी ज्यादा रिकवर हो गया हूँ, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें इजीली मार सकता हूँ। एंड यहाँ पर इतना बोलने के साथ मूरे फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मैं घायल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ, जैसे कि तुम मेरे सामने बिल्कुल कीड़े बराबर हो। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर मूरे अपनी सोर्ड के साथ फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए मूरे के पीछे आ जाता है। ओहो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पैर है, जो कि तुम्हारी स्पीड को काफी ज्यादा स्लो करता है। चलो अब यहीं पर मारे जाओ। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ फ्रांसिस एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक मूरे पर कर देता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक देखने के बाद भी मूरे को अपने बचने की कुछ आशा नजर आती है। छोटे बच्चे, तुम मुझसे काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन तब भी तुम मेरी शील्ड को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाओगे। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मूरे फ्रांसिस के अटैक को अपनी शील्ड से रोकने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर को देखकर फ्रांसिस भी घबरा जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हार्ले मूरे काफी ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन फिर भी उसके पास अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। चलो लकीली मैं इससे फेस टू फेस फाइट नहीं कर रहा हूँ, वरना ये यहाँ पर जेड लियोनार्ड से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बताने लगता है, जो भी पर्सन यहाँ पर अचीवमेंट पा लेता है और उसके बाद वो एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर बन जाता है, तो उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्सन के स्टड्स जो कि पूरे पीक पर मतलब 400 प्लस हो चुके होते हैं। और तो और यहाँ पर जो हार्ले मूरे है वो जरूर से अपने इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर के पीक पर पहुंच चुका है। और जेड लियोनार्ड ने इसे अपने फिजिकल चेंजेस के साथ एक्सपीरियंस किया था, जिसकी वजह से वो एक जूनियर ग्रैंड वॉरियर से इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर बन पाया था। लेकिन फिर भी उसके सभी स्टड्स उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए थे जहां पर उन्हें होना चाहिए था। और साथ ही साथ जो उसकी मार्शल स्किल और वेपन्स को चलाने का तरीका था वो भी काफी ज्यादा खराब था। खैर चलो छोड़ो, जो यहाँ पर हार्ले मूरे है वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर मैं उस पर अटैक करता रहूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर
शील्ड को, जिसमें अब वापस से क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर फ्रांसिस मूरे की शील्ड को ब्रेक कर देता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर फ्रांसिस की सोर्ड उस शील्ड में फंस जाती है, मूरे बोलता है चलो तुम पकड़े गए। एंड यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर पूरी शील्ड एकदम बीच से टूट जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एरोज बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस वापस से गायब हो जाता है। क्या हुआ? आखिरकार तुम मुझे कंज्यूम करना चाहते थे क्या? चलो बहुत बढ़िया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से मूरे के पैर में एक आकर रोप फंस जाती है। नहीं, आखिरकार ये क्या है? जिसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे थे ना, चलो अब मैं तुमसे उलझता हूँ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस फाइनली मूरे पर एक अटैक लैंड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मूरे उस चीज से घायल हो जाता है एंड फाइनल में जाकर वो जमीन पर भी गिर जाता है। मैं जीत गया। हार्ले मूरे, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें हराने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई। लेकिन तभी हमें पता चलता है जब हार्ले मूरे गिरा था, तब मूरे का ही एक पॉइजन एरो उसको खुद ही लग जाता है। फ्रांसिस प्लीज मुझे बचा लो, इस चीज का एंटीडोट यहीं पर है। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस खड़े होकर बोलता है, यू बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाऊंगा? लेकिन वहीं हम देखते हैं मूरे को, जो कि मरने की हालत में भी काफी ज्यादा घमंड दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो मूरे फैमिली जरूर से तुम्हें ढूंढ लेगी, जिस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार तुम किससे डील कर रहे हो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ओहो, तुम्हारे मरने से पहले भी किसी ने अपने मरने के टाइम पर ऐसा ही कुछ कहा था। क्या तुम अपने मरने से पहले कुछ काम की चीज बताना चाहोगे या फिर खुद के लिए पश्चाताप ही कर लो? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मूरे को, जो कि अब खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मूरे के मरने के बाद ही अपने फ्रांसिस को कुछ चीज सेंस होती है, जिसके तुरंत बाद फिर वो ऊपर की तरफ देखता है। आखिरकार ये दोनों लोग कौन हैं? क्योंकि ये दोनों के दोनों ही बी लेवल के किंग मॉन्स्टर से फेस टू फेस फाइट कर रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं दो वॉरियर्स को, जो कि आसमान में डायरेक्ट बी लेवल के किंग मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। सो फिर नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बी लेवल के किंग मॉन्स्टर को, ह्यूमन वॉरियर्स अब तुम मरने वाले हो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर बी लेवल के किंग मॉन्स्टर ने ऊपर से अटैक कर दिया होता है। और इस अटैक को डोज करने के लिए यहाँ पर इन वॉरियर्स ने अपने ऊपर एक बैरियर बना लिया होता है। और वहीं इन दोनों को देखने के बाद अपना फ्रांसिस नीचे खड़े होकर बोलता है, यहाँ पर ये दोनों पर्सन फोक्स वेल्टियोर के लीडर से फेस टू फेस फाइट कर रहे हैं और तो ये दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। इसका मतलब ये बात सच है कि ये दोनों ही सीनियर ग्रैंड वॉरियर हैं। और उसके बाद फिर हमें बताया जाता है स्टार फॉलन वॉरियर एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर तब बनता है जब वो अपने ह्यूमन बॉडीज की सभी लिमिट्स को तोड़ देता है और साथ ही साथ अपने स्टड्स को 700 पॉइंट्स तक रीच कर लेता है। और जो यहाँ पर एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर होता है, उसकी पावर्स अनइमेजिनेबल होती हैं और साथ ही साथ उसकी जो एक सबसे बेहतरीन स्किल है वो है फ्लोटिंग इन द एयर। एंड वहीं पर हम देखते हैं एक वॉरियर को जो कि आसमान में उड़ रहा होता है। और जो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यूजुअली सीनियर ग्रैंड वॉरियर्स को सुपरमैन के साथ कंपेयर करते हैं। और वैसे भी जब हमारे पास सीनियर ग्रैंड वॉरियर्स हैं तो जो फोक्स वेल्टियोर का लीडर है अब वो हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द नहीं है। लेकिन वहीं फिर हम देखते हैं उस बी लेवल के किंग मॉन्स्टर को, जहाँ पर बताया जाता है अब ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और इसी वजह से वो यहाँ पर लगातार अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। और इन अटैक्स को डोज करने की वजह से दोनों सीनियर वॉरियर्स डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बैडएस है। जिसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा वॉरियर बोलता है, ये मॉन्स्टर किसी भी ऑर्डिनरी बी लेवल के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है कि ये बी लेवल का बर्ड मॉन्स्टर अपने नाम को काफी अच्छे से सूट करता है। लेकिन दूर से खड़ा अपना फ्रांसिस इनको देखने के बाद बताता है, ये लोग ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाए, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी तक सीनियर ग्रैंड वॉरियर के लेवल को रीच नहीं किया है। लेकिन फिर भी वो इस चीज के काफी ज्यादा क्लोज हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों वॉरियर्स ही अपने वेपन्स को निकालने के बाद बोलते हैं, बाकी सभी चीजें रुक सकती हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर पर ही अटैक करना होगा। जिसके जवाब में दूसरा वॉरियर बोलता है, चलो फिर ठीक है, इसे करते हैं। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर दोनों वॉरियर्स अपने वेपन को बी लेवल के किंग मॉन्स्टर की तरफ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं दोनों वेपन ही बी लेवल के मॉन्स्टर के पंख के बिल्कुल आर पार निकल जाते हैं। और उसी की वजह से ही मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। और अब यहाँ पर अपने वॉरियर्स को इस तरीके से लड़ते हुए देख जर्नल भी खुश होकर बोलते हैं, उन लोगों ने बी लेवल के मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है। बट वहीं पर हम देखते हैं अभी भी उन सस्पिशियस पर्सन को जो कि जर्नल के जस्ट साइड में होते हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो बी लेवल का बर्ड मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा ब्रूटल है।
एंड अब यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद जर्नल भी उन्हें देख लेते हैं। खैर भूलो मत, अब अगली बारी तुम्हारी है, चलो जल्दी से अभी के अभी सरेंडर कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और आवाज आती है, जर्नल विल तुम चुप कर जाओ। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो जो कि हमारी कन्वर्सेशन के बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वही सीनियर वॉरियर आ जाता है। सैमुअल ने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर तुम यहाँ पर खुद को सरेंडर नहीं करते हो तो हम अभी के अभी तुम्हें मार डालेंगे। तो चलो बताओ अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर सीनियर वॉरियर अपने वेपन को काफी ज्यादा जोर से स्पिन करने लगता है, जिसकी वजह से वेपन के अंदर से भी एक पावरफुल ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। डैम इट, मैं उसकी ओवरहेलमिंग को पहले ही काफी ज्यादा महसूस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये पूरी गोल्डन सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक साइड में खड़ा हुआ हंटर वापस से बोलता है, कमांडर डायलन यहाँ पर इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम अपने साइड में देखो और हमें जाने दो। लेकिन वहीं पर अपने कमांडर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, आखिरकार तुम ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि इतना कुछ करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, चलो अब अपने फेथ को एक्सेप्ट करो और यहीं पर मारे जाओ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर कमांडर डायलन उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो वॉरियर भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो डायलन के इस अटैक को अपने स्पेयर की मदद से डिफ्लेक्ट कर देता है। और अब उसकी पावर को देखने के बाद कमांडर डायलन बोलते हैं, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तुम तो गोल्डन सिटी के मिलिट्री कमांडर बनना डिजर्व करते हो। और तो और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि तुम लगभग बस एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर बनने ही वाले हो। जिसके जवाब में दूसरा वॉरियर बोलता है, जल्दी मत करो कमांडर डायलन, मैं जानता हूँ कि तुम हम सब से काफी ज्यादा पावरफुल हो, हालांकि अगर हम लड़ते हैं तो तुम्हें भी चोट लग सकती है। तो तुम ही बताओ, आखिरकार जब तुम्हें भी चोट लग जाएगी तो इस खराब हुई गोल्डन सिटी की मरम्मत कौन करेगा। और वैसे भी जो सिटी का बीच वाला इलाका है उसमें तो हालत और भी ज्यादा खराब है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल को, जो कि उन सस्पिशियस पर्सन की तरफ देखकर बोलते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कमांडर डायलन, हम इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और फिर उसके बाद यहाँ पर कमांडर डायलन के सामने खड़ा हुआ वॉरियर बोलता है, कमांडर डायलन हम तो बस ये किसी और के ऑर्डर्स पर कर रहे थे, और अगर तुम हमें यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुरंत के तुरंत ही गोल्डन सिटी को छोड़ देंगे। और तो और तुम ये जानते ही हो कि जो गोल्डन सिटी है उसके अंदर तुम्हारे काफी सारे एनिमी हैं, जिसकी वजह से अच्छा तो यही होगा कि हम यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ी ना करें। एंड यहाँ पर इन सब बातों को सुनने के बाद अपने कमांडर डायलन काफी ज्यादा इविल लुक में बोलते हैं, जाओ यहाँ से, लेकिन अगर तुम कभी भी मुझे गोल्डन सिटी में दोबारा दिख गए तो मैं अपनी सारी की सारी मिलिट्री पावर को इकट्ठा करके तुम्हें तभी के तभी वहाँ पर मार डालूंगा। जितना बोलने के बाद यहाँ पर सभी सस्पिशियस पर्सन वहाँ से निकल जाते हैं। एंड इन सभी को इतना ज्यादा फ्रीली जाते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस और कैप्टन भी देख लेती हैं। एंड फिर फाइनली अपने कमांडर डायलन की नजर डायरेक्ट फ्रांसिस पर पड़ जाती है। मैं तो सिर्फ उनकी आंखों में ही देखकर उनकी ओवरवेलमिंग पावर को महसूस कर सकता हूँ। आखिरकार एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये अब मैं देख सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, वो लोग अपने काम की वजह से यहाँ पर पनिश भी नहीं हो पाए, डैम इट। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर सबीना फ्रांसिस को बताने लगती है, ये चीज काफी अच्छे से समझ में आती है क्योंकि जो हमारे कमांडर डायलन थे वो इनको अकेले डिफीट नहीं कर पाते, और वरना अगर वो ऐसा कुछ करते तो उन्हें खुद भी काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। और इसी वजह से यहाँ पर कमांडर डायलन को चोट नहीं लग सकती जब तक कि गोल्डन सिटी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फ्रांसिस तुमने अब उन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है, और इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर इन फ्यूचर काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो लोग बिल्कुल अनइमेजिनेबल हैं। जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है, हाँ मुझे पता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने कमांडर डायलन को, जो कि फ्रांसिस को देखकर बोलते हैं, छोटे साथी जरा बाहर आओ। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने कमांडर डायलन को, जो कि फ्रांसिस के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। एंड फाइनली जिस चीज का इंतजार आप लोगों को और मुझे, हम दोनों को ही था, वो फाइनली हो जाता है, मतलब कि अपने कमांडर डायलन का फेस रिवील। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाता है, इनका नाम है ल्यूक डायलन, जो कि गोल्डन सिटी के मिलिट्री कमांडर हैं। तुम जरूर से फ्रांसिस हैवलेट हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है, तुमने यहाँ पर सच में काफी अच्छा काम किया है, वो भी बिना किसी देरी के। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर अपने कमांडर डायलन सभी फोर्सेस को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, हमें अपने सभी साथियों को एक साथ इकट्ठा करना होगा, और उसके बाद गोल्डन सिटी में जितने भी लोग मॉन्स्टर से सफर कर रहे हैं उन सभी की मदद करनी होगी। जिसके बाद फिर यहाँ पर इतनी बात सुनने के बाद सभी लोग अपनी व्हीकल्स को लेकर गोल्डन सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं
हैं इस चीज में अपना फ्रांसिस भी शामिल होता है। शहर के अंदर की हालत काफी ज्यादा खराब है। मैं तो ये सोचकर काफी ज्यादा शौक हूँ कि सभी मर्सनरी गिल्ड के साथियों का आखिरकार क्या हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ पॉल और रोग एकदम ठीक होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से वॉकी टॉकी में आवाज आती है। हमारी जो 6th स्क्वाड है उसके साथ हमारा कांटेक्ट टूट गया है, जिसके वजह से उसके आसपास की स्क्वाड को उस चीज का ध्यान रखना होगा। ध्यान रहे हमारी 6th स्क्वाड। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाले एपिसोड खत्म हो जाते हैं। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मुझे माफ कर देना कि मैं आज आपके लिए सिर्फ एक ही वीडियो ला पाया, लेकिन शायद से आप मेरी मजबूरी समझ जाएंगे। एंड चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे मंडे को एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।